बनारस के पास एक छोटा सा कस्बा है, रामनगर। वहां की हवा में आज भी पुराने जमाने की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक बसी है। लेकिन उस दोपहर रामनगर की हवा में सिर्फ तनाव था। इतना गहरा तनाव कि लगता था जैसे समय खुद अपनी चाल भूल गया हो। सूरज ठीक सिर पर था, जेठ की तपती दोपहर थी और पसीने से लथपथ माथे पर चिंता की लकीरें किसी गहरे जख्म की तरह उभर आई थीं। यह कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है। यह कहानी है लोहे की उन बेजान मशीनों की जिन्हें इंसान ने बनाया, और उस इंसानियत की जिसे अक्सर मशीनों के शोर में भुला दिया जाता है। रामनगर की जान थी वहां की पुरानी शुगर मिल, जिसे लोग लक्ष्मी मिल कहते थे। 70 साल पुरानी यह मिल सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं थी, बल्कि पूरे कस्बे का पेट पालने वाली मां थी। सुबह का भोंपू बजते ही हजारों मजदूरों के कदम मिल के गेट की तरफ चल पड़ते थे। लेकिन आज वह भोंपू खामोश था। मिल के विशाल अहाते में सन्नाटा पसरा था। यह वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है, बल्कि वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। मिल के बीचों बीच जहां विशाल बॉयलर और टरबाइन मशीनें लगी थीं, वहां भारी भीड़ जमा थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मिल के मालिक सेठ दीनानाथ जी अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जैसे उनके शरीर से जान निकल गई हो। उनकी सफेद धोती और कुर्ता जो हमेशा कड़क रहता था, आज पसीने से गीला होकर उनके शरीर से चिपका हुआ था। उनके सामने खड़ी थी वह विशाल मशीन, जर्मनी से मंगवाई गई नई जनरेटर यूनिट, जिसने आज सुबह अचानक काम करना बंद कर दिया था। इस मशीन का रुकना कोई मामूली बात नहीं थी। गन्ने की पिराई का सीजन अपने चरम पर था। हजारों किसान अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में गन्ना लादकर मिल के बाहर कतार में खड़े थे। अगर अगले 24 घंटों में मिल शुरू नहीं हुई तो वह सारा गन्ना सूख कर लकड़ी बन जाएगा। किसानों की पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और सेठ दीनानाथ की इज्जत जो उन्होंने अपने खून पसीने से कमाई थी, वह धूल में मिल जाएगी। सेठ जी के पास खड़े थे शहर से आए 3 बड़े इंजीनियर। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े नक्शे और अजीब से मीटर थे। वे कभी मशीन के एक हिस्से को ठोकते, कभी दूसरे हिस्से में तार लगाते, लेकिन मशीन थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। वह एक जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठी थी। इन सब के बीच भीड़ के एक कोने में एक 15 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था राजू। शरीर पर एक मैली सी बनियान, घुटनों तक मुड़ी हुई खाकी पैंट और पैरों में हवाई चप्पल जो कई जगह से सिली हुई थी। उसके हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में कांच के गिलासों का स्टैंड था। राजू मिल में काम नहीं करता था, वह तो पास की टपरी पर चाय बनाता था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। वह इंजीनियरों को नहीं देख रहा था, न ही सेठ जी को। उसकी नजरें टिकी थीं उस मशीन पर। वह उस बेजान लोहे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई वैद्य अपने मरीज को देखता है। राजू के पिता किशन काका इसी मिल में चौकीदारी करते थे। गरीबी ने राजू के स्कूल का बस्ता तो छीन लिया था, लेकिन उसके सीखने की भूख को नहीं मार पाई थी। वह दिन भर चाय की दुकान पर काम करता और शाम को जब मिल की बत्तियां जलती तो दूर से मशीनों की घरघराहट सुनता। उसके लिए वह शोर नहीं था, संगीत था। उसने कबाड़ से रेडियो उठाकर उसे ठीक किया था, पुराने खराब पंखों को जोड़कर अपने घर के लिए कूलर बनाया था। वह किताबों से नहीं, अनुभव से सीख रहा था। साहब, पानी, एक इंजीनियर ने झुंझलाकर आवाज लगाई। राजू तुरंत आगे बढ़ा और गिलास में पानी भरकर बढ़ा दिया। इंजीनियर ने एक घूंट पिया और गुस्से में बोतल वहीं पटक दी। यह मशीन बेकार है सेठ जी, मुख्य इंजीनियर, जिसका नाम वर्मा था, ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इसका मुख्य सर्किट जल गया है। इसके पुर्जे जर्मनी से ही आएंगे। इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना? सेठ दीनानाथ के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। वह लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। वर्मा साहब, आप क्या कह रहे हैं? 1 महीना? बाहर किसानों की लाइन देखिए, वे भूखे मर जाएंगे। मेरी साख खत्म हो जाएगी। कुछ भी कीजिए, पैसा जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन इसे आज चालू कर दीजिए। वर्मा साहब ने अपनी फाइल बंद की और लाचारी से हाथ फैला दिए। सेठ जी, हम जादूगर नहीं हैं, इंजीनियर हैं। जब मशीन का दिल ही काम नहीं कर रहा तो हम क्या करें? आप चाहे तो दिल्ली से किसी और को बुलवा लीजिए, लेकिन नतीजा यही रहेगा। यह सिस्टम पूरी तरह डेड हो चुका है। भीड़ में खड़ी लेबर यूनियन के नेता और बुजुर्ग मुनीम जी भी हताश हो गए।
माहौल में निराशा इतनी गाढ़ी हो गई थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। सेठ दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से पूछ रहे हों कि बुढ़ापे में यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। राजू अभी भी वहीं खड़ा था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसे पता था कि वह कौन है, एक मामूली चाय वाला। बड़े बड़े साहबों के बीच बोलने की उसकी औकात नहीं थी। हमारे समाज में छोटों का बड़ों के बीच बोलना बदतमीजी मानी जाती है, लेकिन उसे मशीन में कुछ ऐसा दिख रहा था जो शायद इन किताबी ज्ञान वाले इंजीनियरों को नहीं दिख रहा था। उसने सुबह जब चाय दी थी तो उसने मशीन से आती एक बहुत ही धीमी टिक टिक की आवाज सुनी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी साइकिल की चेन उतरने से पहले आवाज करती है। हिम्मत करके राजू ने गला साफ किया। मालिक। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे गले में ही अटक गई हो। किसी ने नहीं सुना। उसने फिर कोशिश की, थोड़ी जोर से, मालिक जी। सेठ दीनानाथ का ध्यान नहीं गया, लेकिन उनके मुनीम जी ने उसे घूर कर देखा। ए राजू, चाय पिला दी ना? अब जा यहां से, यहां तमाशा नहीं चल रहा। राजू ने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने अपनी केतली नीचे रखी। मुनीम काका, मुझे लगता है मशीन जली नहीं है, बस सांस नहीं ले पा रही है। यह बात बिजली की तरह वहां मौजूद लोगों के कानों में गूंज गई। वर्मा इंजीनियर हंस पड़ा, एक तीखी चुभने वाली हंसी। लो सेठ जी, अब यह चाय वाला हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। हमने 20 साल पढ़ाई की है, विदेश गए हैं, और यह लड़का कह रहा है कि मशीन सांस नहीं ले पा रही है। क्या मजाक है। भीड़ में भी कुछ लोग हंसने लगे। राजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पिता किशन काका, जो भीड़ के पीछे खड़े थे, दौड़कर आगे आए और राजू का हाथ पकड़कर खींचने लगे। माफी दे दो मालिक, यह पागल है, नादान है। चल घर चल, तेरी चमड़ी उधेड़ता हूं आज। किशन काका की आंखों में डर था। गरीब आदमी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं साहब लोग नाराज ना हो जाएं। लेकिन राजू ने अपने पिता का हाथ छुड़ाया नहीं, बस उनकी आंखों में देखा। बापू, अगर आज मिल बंद हो गई तो अपने घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे एक बार देखने दो, बस एक बार। राजू की आंखों में वह सच्चाई थी जिसने किशन काका को रोक दिया। सेठ दीनानाथ, जो अब तक चुप थे, उन्होंने हाथ उठाया। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। रुको किशन, सेठ जी ने भारी आवाज में कहा। वह धीरे धीरे चलकर राजू के पास आए। उन्होंने उस छोटे से पसीने से सराबोर लड़के को देखा। तू ठीक कर सकता है इसे? सेठ जी ने पूछा। वर्मा इंजीनियर बीच में बोल पड़ा। सेठ जी, आप भी क्या बच्चों की बातों में आ रहे हैं? अगर इसने कुछ गलत तार छू दिया तो मशीन में विस्फोट भी हो सकता है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सेठ जी ने वर्मा की तरफ हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उनकी नजरें राजू पर टिकी थीं। बोल बेटा, क्या तुझे लगता है तू इसे ठीक कर सकता है? राजू ने सिर झुकाकर पूरे आदर के साथ कहा, मालिक, मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। मशीन जब बीमार होती है तो बात करती है। यह मशीन सुबह से रो रही थी, पर किसी ने सुना नहीं। मुझे बस 10 मिनट चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। माहौल एकदम शांत हो गया। एक तरफ करोड़ों की मशीन और बड़े बड़े इंजीनियर, और दूसरी तरफ 15 साल का एक लड़का जिसके पास न डिग्री थी न औजार, बस एक अटूट विश्वास। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली। शायद उन्हें राजू में अपना बचपन दिख गया था, जब उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी। ठीक है, सेठ जी ने कहा, तेरे पास 10 मिनट हैं, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ मशीन नहीं, इस पूरे कस्बे की किस्मत है। इंजीनियरों ने मुंह बिचका लिया और किनारे हो गए, जैसे तमाशा देखने के लिए तैयार हों। राजू ने अपनी चप्पलें उतारी, जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। उसने मशीन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भारत में हम अपने औजारों और मशीनों को विश्वकर्मा का रूप मानते हैं। यह संस्कार राजू के खून में था। वह धीरे धीरे मशीन के विशाल ढांचे की तरफ बढ़ा। मशीन अभी भी गर्म थी, उससे गर्मी की लहरें निकल रही थीं। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस शोर को याद करने की कोशिश की जो उसने सुबह सुना था। वर्मा इंजीनियर ने कहा था कि सर्किट जल गया है, लेकिन राजू को जले हुए तार की गंध नहीं आ रही थी। उसे गंध आ रही थी तो सिर्फ ग्रीस और गर्म लोहे की। उसने मशीन के मुख्य पैनल को नहीं खोला, जहां इंजीनियरों ने घंटों माथापच्ची की थी। इसके बजाय वह मशीन के पीछे की तरफ गया, जहां हवा खींचने वाला बड़ा सा वेंटिलेशन पाइप लगा था। यह पाइप मशीन को ठंडा रखने के लिए हवा अंदर खींचता था। राजू ने अपना कान उस पाइप से लगा दिया और फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला।
कोई महंगा औजार नहीं, बल्कि एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस और एक मुड़ा हुआ तार जो वह अक्सर अपनी जेब में रखता था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। किशन काका की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी छाती में हथौड़े बजते हुए महसूस हो रहे थे। वे मन ही मन हनुमान जी का पाठ कर रहे थे। राजू ने पाइप के जोड़ पर उंगलियां फेरीं। उसे वहां कंपन महसूस हुआ। यही है, वह बुदबुदाया। समस्या दिमाग सर्किट में नहीं थी, समस्या फेफड़ों में थी। मशीन को हवा नहीं मिल रही थी, इसलिए उसका सुरक्षा तंत्र, सेफ्टी सिस्टम उसे बार बार बंद कर रहा था ताकि वह जल न जाए। इंजीनियर इसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट समझ रहे थे, जबकि यह एक मामूली, बहुत ही मामूली रुकावट थी। राजू ने देखा कि वेंटिलेशन पाइप के मुंह पर एक पुराना बोरी का टुकड़ा फंसा हुआ है, जो शायद सफाई करते समय किसी मजदूर की गलती से वहां रह गया होगा। बाहर से वह दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर उसने हवा का रास्ता पूरी तरह जाम कर रखा था। राजू ने अपने तार का हुक बनाया और उसे सावधानी से अंदर डाला। वर्मा इंजीनियर ने व्यंग्य से कहा, देखो, अब यह लड़का मछली पकड़ेगा। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन सेठ जी की नजरें नहीं हटीं। राजू ने ध्यान नहीं दिया। उसे कांटे में कुछ फंसने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे, बहुत ही संयम के साथ तार को खींचा। धूल का एक गुबार उड़ा और उसके साथ ही वह तेल में सनी हुई पुरानी बोरी का टुकड़ा बाहर आ गया। जैसे ही वह टुकड़ा बाहर आया, पाइप से हवा के गुजरने की सूं सूं आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। राजू का चेहरा पसीने और कालिक से काला हो चुका था, लेकिन उसके दांतों की सफेदी मुस्कान में चमक उठी। वह पीछे हटा और सेठ जी की तरफ मुड़ा। मालिक, राजू ने हाथ पोंछते हुए कहा, सांस की नली साफ हो गई है, अब चलाकर देखिए। वर्मा इंजीनियर अभी भी अविश्वास में थे। सिर्फ कचरा निकालने से जनरेटर नहीं चलता बच्चे, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसा दम नहीं था। सेठ जी ने ऑपरेटर को इशारा किया, चालू करो। ऑपरेटर का हाथ कांप रहा था। उसने बटन दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, सन्नाटा। भीड़ में मायूसी छाने ही वाली थी कि अचानक घुर्र घुर्र घुर्र, मशीन खांसी और फिर एक दमदार दहाड़ के साथ चालू हो गई। जनरेटर की गूंज से पूरा हॉल भर गया। मीटर की सुइयां अपनी जगह पर पहुंच गईं। हरी बत्ती जल उठी। मिल की चिमनी से धुआं निकलने लगा। बाहर खड़े किसानों ने जब चिमनी से धुआं निकलते देखा तो खुशी से जय जवान, जय किसान के नारे लगाने शुरू कर दिए। हॉल के अंदर कोई कुछ नहीं बोला, बस मशीन का शोर था जो अब संगीत लग रहा था। सेठ दीनानाथ अपनी जगह से हिले नहीं, बस राजू को देखते रहे। वह लड़का जो कुछ देर पहले तक अदृश्य था, आज सबसे बड़ा नायक बनकर खड़ा था। वर्मा इंजीनियर और उनकी टीम शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ी थी। उनकी मोटी किताबें और विदेशी डिग्री उस कचरे के टुकड़े को नहीं देख पाईं जिसे एक अनपढ़ चाय वाले की नजर ने देख लिया था। सेठ जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जेब से नोटों की गड्डी नहीं निकाली। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपने गले से फूलों की वह माला उतारी जो सुबह स्वागत के लिए उन्हें पहनाई गई थी और उसे राजू के गले में डाल दिया। आज तुमने सिर्फ मशीन नहीं चलाई बेटा। सेठ जी की आवाज भर्रा गई थी, तुमने मेरी पगड़ी की लाज रख ली। राजू ने तुरंत सेठ जी के पैर छुए। नहीं मालिक, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। बापू कहते हैं, जिस नमक को खाया है उसका हक अदा करना चाहिए। किशन काका अब रो रहे थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। वह गंदा, काला, पसीने से बदबूदार बेटा आज उन्हें दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। राजू ने मशीन तो ठीक कर दी थी, लेकिन उसने अनजाने में कुछ और भी छेड़ दिया था। उसने एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दे दी थी जो मानती है कि ज्ञान सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों की चार दीवारी में मिलता है। वर्मा इंजीनियर की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ एक अजीब सी जलन भी थी। उन्हें लग रहा था कि एक मामूली लड़के ने भरे बाजार में उनकी तौहीन कर दी है। और उधर भीड़ के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था जो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। वह मिल का पुराना मुंशी नहीं था, बल्कि शहर से आया एक पत्रकार था। उसने अपने नोटपैड में कुछ लिखा। उसे अपनी अगली हेडलाइन मिल गई थी, रामनगर का छोटा न्यूटन। उसी शाम जब राजू अपनी चाय की दुकान पर वापस बर्तन धो रहा था, एक काली कार वहां आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक चेहरा बाहर आया जिसे राजू ने कभी नहीं देखा था। बेटा, क्या तुम ही राजू हो जिसने आज मिल की मशीन ठीक की? उस अजनबी ने पूछा। राजू ने गीले हाथ पोंछे। जी साहब, गाड़ी में बैठो,
उस आदमी ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजू ने पीछे मुड़कर अपनी छोटी सी दुकान और अपने बापू को देखा। उसे नहीं पता था कि यह कार उसे कहां ले जाएगी, किसी नए अवसर की ओर या किसी नई मुसीबत की ओर। लेकिन एक बात तय थी, उसका पुराना जीवन अब पीछे छूट चुका था। कार का दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर एकदम खत्म हो गया। राजू ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी शांति महसूस की थी। बाहर की गर्मी, धूल और धुएं की जगह अब एक भीनी भीनी खुशबू और ठंडक ने ले ली थी। वह सीट के कोने में सिमट कर बैठा था, डर रहा था कि कहीं उसके मैले कपड़ों से यह मखमली सीट गंदी न हो जाए। कार चलाने वाला वर्दी पहने हुए था और सामने की सीट पर वह अजनबी बैठा था जिसने उसे बुलाया था। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बापू की बातें गूंज रही थीं। बड़े लोगों की दुनिया अलग होती है बेटा, वहां हमारी कोई जगह नहीं होती। लेकिन गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ राजू की यादें भी पीछे दौड़ रही थीं। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार विज्ञान शब्द सुना था। वह 7 साल का था। रद्दी वाले की दुकान पर वह अक्सर अपने बापू के साथ जाता था। एक दिन उसने वहां फटी हुई किताबों का ढेर देखा। एक किताब थी जिसमें अजीब अजीब चित्र बने थे। कहीं पहिए घूम रहे थे, कहीं बिजली चमक रही थी। वह विज्ञान की किताब थी जो किसी अमीर बच्चे ने साल खत्म होने पर रद्दी में बेच दी थी। राजू ने उस दिन समोसे खाने के लिए मिले 2 रुपये उस रद्दी वाले को दिए और वह फटी हुई किताब खरीद ली। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चित्रों की भाषा उसे समझ आती थी। उसने उन चित्रों को देख देख कर कबाड़ से तार, चुंबक और सेल जोड़ना सीखा। धीरे धीरे वह अक्षरों को पहचानने लगा। कचरे के ढेर में उसे जो भी अखबार का टुकड़ा मिलता, वह उसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखता और रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ता। दुनिया के लिए वो कचरा था, पर राजू के लिए वह उसका स्कूल था, उसका विश्वविद्यालय था। हम पहुंच गए। आगे बैठे आदमी की भारी आवाज ने राजू को यादों से बाहर खींचा। गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट इतना ऊंचा था कि राजू को गर्दन ऊपर करके देखना पड़ा। गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। यह कोई घर नहीं, एक महल था। शहर के सबसे रईस उद्योगपति सिंघानिया साहब की हवेली। वही सिंघानिया जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे मिट्टी को छू दें तो सोना बन जाए। राजू गाड़ी से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। सामने सफेद संगमरमर की सीढ़ियां थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी टूटी हुई चप्पल पहनकर उन सीढ़ियों पर चढ़े या नहीं। उसने झिझकते हुए चप्पलें वहीं कार के पास उतार दी और नंगे पैर आगे बढ़ा। वह आदमी उसे लेकर एक बड़े हॉल में गया। हॉल इतना बड़ा था कि उसमें राजू का पूरा मोहल्ला समा जाए। छत पर बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें थीं, लेकिन वहां भी वही सन्नाटा था जो मिल में था। एक भारी उदास सन्नाटा। सामने एक व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग बैठे थे। बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उनके घुटनों पर एक कंबल पड़ा था। ये थे बड़े साहब विजयपत सिंघानिया। उनके बगल में एक विदेशी डॉक्टर खड़ा था जो स्टेथोस्कोप गले में लटकाए कुछ समझा रहा था। सर, मैं उस लड़के को ले आया हूं, राजू को लाने वाले आदमी ने सिर झुकाकर कहा। सिंघानिया साहब ने धीरे से गर्दन घुमाई। उनकी नजरें राजू पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखों में हैरानी दिखी। शायद उन्होंने इतने छोटे और साधारण लड़के की उम्मीद नहीं की थी। यही है वह। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें हुक्म की ताकत थी जिसने दीनानाथ की मिल चालू कर दी। राजू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जमीन पर ही बैठने लगा। उसके संस्कार उसे बड़ों के सामने और खास तौर पर इतने बड़े आदमी के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देते थे। ऊपर बैठो, सिंघानिया साहब ने उंगली से सोफे की तरफ इशारा किया। राजू सोफे के किनारे पर बहुत संभल कर बैठ गया। मैंने सुना है तुम मशीनों की भाषा समझते हो, सिंघानिया साहब ने कहा। लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई जादू है। जादू नहीं मालिक, राजू ने धीमी आवाज में कहा। बस मशीनों का दर्द समझ आता है। वे भी इंसानों की तरह होती हैं, बस बोल नहीं सकती। सिंघानिया साहब के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी व्हील चेयर को थोड़ा घुमाया और हॉल के कोने में रखी एक विशाल घड़ी की तरफ इशारा किया। वह घड़ी आम घड़ी नहीं थी। वह लकड़ी की बनी 6 फीट ऊंची एक एंटीक ग्रैंडफादर क्लॉक थी। उस पर सोने की नक्काशी थी, लेकिन उसकी पेंडुलम लंगर रुकी हुई थी। सुइयां 11:55 पर थमी थीं। यह घड़ी, सिंघानिया साहब ने कहा, मेरे परदादा लंदन से लाए थे।
100 साल से यह हमारे परिवार के हर अच्छे बुरे वक्त की गवाह रही है। लेकिन जिस दिन मेरी पत्नी मेरी सुभद्रा गुजरी, उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। ठीक उसी वक्त 11:55 पर यह घड़ी रुक गई। आज 5 साल हो गए। दुनिया के बड़े से बड़े घड़ी साज आए, स्विट्जरलैंड से कारीगर आए। उन्होंने इसका एक एक पुर्जा खोलकर देख लिया। सब कहते हैं कि मशीन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, फिर भी यह नहीं चलती। शायद यह भी मेरी तरह मर चुकी है। हॉल में खामोशी छा गई। यह सिर्फ एक घड़ी ठीक करने का मामला नहीं था, यह एक बुजुर्ग की यादों को, उनके आखिरी सहारे को जिंदा करने की चुनौती थी। राजू ने घड़ी की तरफ देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बेजान खड़ी थी। विदेशी डॉक्टर ने बीच में टोका, मिस्टर सिंघानिया, यह सब अंधविश्वास है। मेटल फटीक, धातु की थकान नाम की भी कोई चीज होती है। आप बेकार में इस अनपढ़ लड़के से उम्मीद लगा रहे हैं। यह एक जटिल स्विस मैकेनिज्म है, कोई खिलौना नहीं। राजू खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे घड़ी के पास गया। उसने कांच के दरवाजे को खोला। अंदर पुरानी लकड़ी और तेल की गंध थी। उसने पेंडुलम को हल्के से हाथ लगाया। वह ठंडा था। राजू ने अपनी आंखें बंद कीं और वही किया जो वह हमेशा करता था। उसने सुना। उसने घड़ी के सीने पर कान लगाया। सन्नाटा, कोई टिक टिक नहीं। उसने अपनी उंगलियां घड़ी के गियर्स चक्रों पर फेरी। सब कुछ अपनी जगह पर था। तेल भी था, स्प्रिंग में तनाव भी था। फिर यह चल क्यों नहीं रही थी? स्विट्जरलैंड के इंजीनियर गलत नहीं थे, मशीन ठीक थी। तो फिर कमी कहां थी? राजू वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। वह घड़ी को घूरता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। नौकर एक एक करके वहां से जाने लगे। डॉक्टर भी घड़ी देखकर पैर हिलाने लगा। सिंघानिया साहब की उम्मीद भी टूटने लगी थी। उन्हें लगा यह लड़का भी बाकी लोगों जैसा ही है। लेकिन राजू के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे याद आया, एक बार उसने रद्दी में मिले पुरानी इमारतें और विज्ञान नाम के एक लेख में पढ़ा था कि हर चीज का अपना एक केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसने ध्यान से देखा। घड़ी हॉल के कोने में एक लकड़ी के भारी चबूतरे पर रखी थी। फर्श पुराना था, संगमरमर का। राजू फर्श पर लेट गया, एकदम पेट के बल। सब हैरान थे कि यह क्या कर रहा है। उसने अपना गाल ठंडे फर्श से सटा दिया और एक आंख बंद करके फर्श की सतह को लेवल देखने लगा। फिर वह उठा और अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उसने वह सिक्का घड़ी के ठीक नीचे फर्श पर रखा। सिक्का लुढ़क कर थोड़ा सा दाईं ओर चला गया। बहुत मामूली सा, बाल बराबर अंतर। राजू के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह समझ गया। मालिक, राजू ने कहा, क्या मुझे ताश की गड्डी मिल सकती है? ताश? डॉक्टर हंस पड़ा। अब यह जादू टोना करेगा या जुआ खेलेगा? सिंघानिया साहब ने नौकर को इशारा किया। नौकर ताश की एक नई गड्डी ले आया। राजू ने ताश की गड्डी में से सिर्फ एक पत्ता निकाला, हुक्म का इक्का। उसने उस पत्ते को बीच से मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा। अब वह कागज का एक मोटा छोटा टुकड़ा बन गया था। वह घड़ी के पास गया। उसने घड़ी के नीचे बाएं पैर के पास हाथ डाला और पूरी ताकत लगाकर भारी घड़ी को जरा सा, बस सूत भर ऊपर उठाया और उस कागज के टुकड़े को घड़ी के बाएं पैर के नीचे फंसा दिया। डॉक्टर ने माथा पीट लिया। यह पागलपन है। करोड़ों की घड़ी के नीचे कागज का टुकड़ा। राजू पीछे हटा। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने हाथ बढ़ाकर पेंडुलम को एक हल्का सा धक्का दिया। पेंडुलम हिला, एक तरफ गया, वापस आया, फिर गया और फिर आवाज आई, टिक टॉक, टिक टॉक। आवाज रुकी नहीं, वह जारी रही, एक लय में, एक संगीत की तरह। 11:56 हो गए। सुई आगे बढ़ गई। सिंघानिया साहब की आंखों फटी की फटी रह गई। वह अपने कांपते हाथों से व्हीलचेयर के पहिए को पकड़कर आगे झुके। यह चल पड़ी। डॉक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, घड़ी खराब नहीं थी, मशीन बिल्कुल ठीक थी, बस उसका संतुलन बिगड़ गया था। शायद समय के साथ यह हवेली, यह जमीन बहुत मामूली सी धंस गई हो या लकड़ी सिकुड़ गई हो। घड़ी का झुकाव बाल बराबर टेढ़ा था, इसलिए पेंडुलम को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की ताकत नहीं मिल रही थी। उसे बस सीधा खड़ा होने की जरूरत थी। जैसे इंसान को सहारे की जरूरत होती है, वैसे ही मशीन को भी संतुलन चाहिए। सिंघानिया साहब की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं थे। उन्हें लगा जैसे उनकी पत्नी वापस आ गई हो, जैसे उस कमरे में रुकी हुई जिंदगी फिर से चल पड़ी हो। संतुलन। सिंघानिया साहब बुदबुदाए, सही कहा तुमने, संतुलन ही तो बिगड़ गया था मेरी जिंदगी का। उन्होंने डॉक्टर की तरफ नहीं देखा, सीधे राजू को देखा। बेटा,
इधर आओ। राजू उनके पास गया। सिंघानिया साहब ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उनके हाथ ठंडे थे लेकिन पकड़ मजबूत थी। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने मुझे मेरी सांसें वापस दी हैं। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। दौलत, घर, गाड़ी। बोलो क्या चाहिए? राजू ने एक पल के लिए सोचा। वह अपने फटे जूतों, अपने बापू की पुरानी साइकिल और अपनी मां की फटी साड़ी के बारे में सोच सकता था। वह बहुत सारे पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने अपनी जेब में पड़ी उस मुड़ी तुड़ी विज्ञान की किताब के पन्ने को महसूस किया। मालिक, राजू ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस क्या मुझे आपकी लाइब्रेरी किताबों का कमरा देखने की इजाजत मिलेगी? मैंने सुना है आपके पास बहुत किताबें हैं। पूरा हॉल फिर से सन्न रह गया। एक गरीब लड़का जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, वह नोटों की गड्डी नहीं, किताबें मांग रहा था। सिंघानिया साहब ने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे पहचान रहे हों। सिर्फ देखना नहीं बेटा, उन्होंने कहा, आज से वह लाइब्रेरी तुम्हारी है। और सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना, तुम्हारे घर का खर्चा, सब मेरी जिम्मेदारी। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर जूतों की तेज खटखट की आवाज गूंजी। डैड, यह क्या तमाशा है? एक तीखी और घमंडी आवाज आई। राजू ने मुड़कर देखा। एक नौजवान आदमी जो शायद 25-26 साल का होगा, महंगा सूट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए अंदर आ रहा था। यह सिंघानिया साहब का बेटा विक्रम था। उसे अपने पिता की दौलत पर घमंड था और गरीबों से नफरत। नौकरों ने बताया कि आपने किसी सड़क छाप भिखारी को ड्राइंग रूम में बैठा रखा है। विक्रम ने राजू को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, और यह बदबू कहां से आ रही है? सिंघानिया साहब का चेहरा सख्त हो गया। तमीज से बात करो विक्रम, यह लड़का मेहमान है। इसने वह कर दिखाया जो तुम्हारे महंगे विदेशी दोस्त नहीं कर पाए। इसने घड़ी ठीक कर दी। विक्रम ने घड़ी की तरफ देखा, फिर राजू की तरफ। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई बाहरी उसके पिता के करीब आए। तुक्का है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। अंधे के हाथ बटेर लग गई। डैड, इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाइए। काम हो गया ना, इसे 100-200 रुपये देकर दफा कीजिए। राजू खड़ा हो गया। उसने सिंघानिया साहब के पैर छुए। मालिक, मुझे इनाम मिल गया। आपने मुझे सम्मान दिया, वही बहुत है। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। साहब, तुक्का एक बार लगता है, हुनर बार बार बोलता है। राजू वहां से मुड़ा और बाहर जाने लगा। विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा, दांत पीसते हुए। उसे नहीं पता था कि यह सड़क छाप लड़का अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। और उसे यह भी नहीं पता था कि शहर के बड़े अस्पताल में एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जहां न उसका पैसा काम आएगा, न डॉक्टरों की डिग्रियां। वहां जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ राजू के उस कबाड़ वाले ज्ञान की। जैसे ही राजू हवेली के बाहर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा। तारे निकलने लगे थे। उसे लगा जैसे तारे उसे देखकर चमक रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींची। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत उसके हाथ नहीं, उसका दिमाग है। और यह सफर अभी तो बस शुरू हुआ था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। राजू अब सिंघानिया हवेली की उस विशाल लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुका था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, राजू किताबों में डूबा रहता था। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उसने हिंदी की तकनीकी किताबें, पुराने मैनुअल और विज्ञान की सचित्र पत्रिकाओं को अपना गुरु बना लिया था। वह सिर्फ पढ़ता नहीं था, वह चीजों को महसूस करता था। हवेली का खराब लिफ्ट हो या माली का पुराना पंप, राजू के हाथ लगते ही बेजान चीजें बोलने लगती थीं। लेकिन असली परीक्षा किताबों के पन्नों में नहीं, जिंदगी के पन्नों में लिखी थी। 3 महीने बाद एक तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बिल्कुल वैसी ही बिजली जैसी सिंघानिया परिवार पर गिरने वाली थी। रात के 2 बजे हवेली का फोन घनघना उठा। फोन अस्पताल से था। विक्रम का 10 साल का बेटा आर्यन स्कूल ट्रिप से लौटने के बाद अचानक बेहोश हो गया था। उसे शहर के सबसे महंगे लाइफलाइन हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। सिंघानिया साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन पोते की खबर सुनते ही वे नंगे पैर ही दौड़ पड़े। राजू, जो अब उनकी परछाई बन चुका था, उनके साथ हो लिया। विक्रम ने राजू को गाड़ी में बैठने से मना करना चाहा, लेकिन पिता की हालत देखकर चुप रह गया। अस्पताल का माहौल किसी बर्फ घर जैसा ठंडा था। सफेद दीवारें, सफेद फर्श और डॉक्टरों के सफेद कोट। मशीनों की बीप बीप आवाजें मौत की घंटी जैसी लग रही थीं।
आईसीयू के बाहर विक्रम की पत्नी रो रोकर बेहाल थी। अंदर आर्यन एक कांच के कमरे में पड़ा था। उसके छोटे से शरीर पर अनगिनत तार और नलियां लगी थीं। शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन दिमाग के डॉक्टर डॉ खुराना और उनकी टीम घेरा बनाकर खड़ी थी। डॉ खुराना अमेरिका से लौटे थे और अपनी डिग्रियों पर बहुत घमंड करते थे। मिस्टर सिंघानिया, डॉ खुराना ने बाहर आकर मास्क हटाते हुए कहा। उनका चेहरा गंभीर था। हालत बहुत नाजुक है। बच्चे को लगातार दौरे सीजर्स पड़ रहे हैं। उसका दिमाग बहुत तेजी से सूज रहा है। हमें लगता है कि यह एक बहुत ही दुर्लभ दिमागी बुखार है। अगर हमने अगले दौरे लगातार दौरे सीजर्स पड़ रहे हैं, 1 घंटे में क्रेनियोटॉमी खोपड़ी खोलकर दबाव कम करने का ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा कोमा में जा सकता है या हम उसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं डॉक्टर? ऑपरेशन कीजिए। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, बस मेरा बेटा बचना चाहिए। डॉ खुराना ने सहमति में सिर हिलाया। हम तैयारी कर रहे हैं। रिस्क बहुत ज्यादा है। 50-50 चांस है। आप पेपर साइन कर दीजिए। सिंघानिया साहब दीवार के सहारे टिक गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। राजू, जो कोने में चुपचाप खड़ा था, कांच की दीवार के पार आर्यन को देख रहा था। उसे मशीनों की समझ थी, इंसानी शरीर की नहीं। लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के बिस्तर के पास लगा मॉनिटर अजीब व्यवहार कर रहा था। हर 2 मिनट में एक बार आर्यन का शरीर अकड़ता, उसे झटका लगता और ठीक उसी वक्त मॉनिटर की लाइनें ऊपर नीचे भागने लगती। डॉक्टर इसे बीमारी का लक्षण मान रहे थे। वे कह रहे थे, देखो फिर दौरा पड़ा। राजू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने गौर से देखा। झटका पहले लगता था और मॉनिटर की रीडिंग उसके 1 सेकंड बाद बदलती थी। मतलब दौरा दिमाग से नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ और था जो शरीर को झटका दे रहा था। राजू की नजर आर्यन के बिस्तर के ऊपर लटकी एक बड़ी सी मशीन पर गई। यह एक अत्याधुनिक हार्ट वार्मर मशीन थी जो मरीज के शरीर का तापमान नियंत्रित करती थी। जब भी वह मशीन क्लिक करके ऑन होती, आर्यन का शरीर तड़प उठता। राजू का दिमाग तेजी से चला। उसे याद आया कि कैसे बारिश के दिनों में उनकी चाल झुग्गी की टिन की छत में करंट आ जाता था। साहब, राजू आगे बढ़ा। विक्रम ने उसे धक्का दिया। तू यहां क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है? निकल यहां से। रुकिए विक्रम, सिंघानिया साहब ने कमजोर आवाज में कहा। क्या बात है राजू? राजू ने डॉ खुराना की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन मत कीजिए। बच्चे को बीमारी नहीं है, उसे करंट लग रहा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। डॉ खुराना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह जाहिल लड़का कौन है? यह हमें सिखाएगा। हमने एमआरआई किया है, सीटी स्कैन किया है। यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। करंट? क्या बकवास है। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांच की दीवार पर उंगली रखी। डॉक्टर साहब देखिए, बिस्तर के ऊपर वाली मशीन, उसका प्लग देखिए। वहां से चिंगारी नहीं निकल रही, लेकिन वह दीवार से सटा हुआ है। आज बारिश बहुत हुई है। अस्पताल की दीवारों में सीलन नमी हो सकती है। वह मशीन जब भी चालू होती है, उसका अर्थिंग लीक हो रहा है। बच्चे का बिस्तर लोहे का है। उसे हर 2 मिनट में बिजली का झटका लग रहा है, जिसे आप दौरा समझ रहे हैं। शट अप, विक्रम चिल्लाया। डॉक्टर, आप इसे बाहर फेंकवाइए और ऑपरेशन शुरू कीजिए। गार्ड्स राजू की तरफ लपके। 1 मिनट, राजू ने जोर से कहा। वह पहली बार चिल्लाया था। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे जेल भेज देना, लेकिन अगर मैंने सच कहा है तो आप एक बच्चे का सिर बेवजह काट देंगे। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि डॉ खुराना भी एक पल के लिए ठिठक गए। एक पिता के लिए, चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों ना हो, बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। विक्रम की पत्नी ने रोते हुए कहा, विक्रम, एक बार सुन लो, बस एक बार चेक कर लो। डॉ खुराना ने गुस्से में अपनी टीम के एक जूनियर डॉक्टर को इशारा किया। टेस्टर, लाओ, इस पागलपन को भी खत्म कर ही देते हैं। जूनियर डॉक्टर दौड़कर एक इलेक्ट्रिक टेस्टर लाया। सब सांस रोककर देख रहे थे। राजू की नजरें सिर्फ आर्यन पर थीं, जो बेहोश पड़ा भी दर्द से कराह रहा था। जूनियर डॉक्टर अंदर गया। उसने कांपते हाथों से टेस्टर को आर्यन के लोहे के पलंग से छुआ। टेस्टर की बत्ती नहीं जली। डॉ खुराना ने विजय की मुस्कान के साथ राजू की तरफ देखा, अनपढ़ गंवार, विज्ञान कहानियों से नहीं चलता। ले जाओ इसे और पुलिस को बुलाओ। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने राजू का गिरेबान पकड़ लिया। तेरी वजह से 10 मिनट बर्बाद हुए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा।
राजू की आंखों में आंसू आ गए। क्या वह गलत था? नहीं, उसे अपनी आंखों पर भरोसा था। उसने मशीन का कंपन देखा था। फिर टेस्टर क्यों नहीं जला? अचानक राजू की नजर जूनियर डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। उसने रबर के मोटे सोल वाले जूते पहन रखे थे। जूते? राजू चिल्लाया। उसने रबर के जूते पहने हैं साहब, इसीलिए टेस्टर नहीं जल रहा, करंट को जमीन नहीं मिल रही। राजू ने झटके से विक्रम का हाथ हटाया और आईसीयू के दरवाजे की तरफ दौड़ा। रुको! गार्ड्स चिल्लाए, लेकिन राजू बिजली की फुर्ती से अंदर घुस गया। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने अपने पैरों से चप्पल उतार दी थी। वह नंगे पैर था। उसने आर्यन के पलंग के पास जाकर लोहे की रेलिंग को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। चटाक! एक तेज आवाज आई और राजू का शरीर जोर से झटके के साथ पीछे की तरफ फेंका गया। वह धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। देखा, राजू ने कराते हुए कहा, करंट है। आईसीयू के अंदर सन्नाटा पसर गया। मशीनें बीप कर रही थीं, लेकिन इंसानों की बोलती बंद थीं। डॉ खुराना का चेहरा फक पड़ गया। जूनियर डॉक्टर ने अपने जूते उतारकर दोबारा टेस्टर लगाया। इस बार टेस्टर की लाल बत्ती खतरे के निशान की तरह जल उठी। ओह माय गॉड! जूनियर डॉक्टर चिल्लाया। वोल्टेज लीकेज है, हाई वोल्टेज, मशीन बंद करो तुरंत! डॉ खुराना चिल्लाए। नर्स ने दौड़कर वार्मर मशीन का प्लग खींच दिया। प्लग निकलते ही मॉनिटर पर आर्यन की धड़कनें, जो अब तक ऊपर नीचे भाग रही थीं, धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। आर्यन का शरीर, जो लगातार अकड़ रहा था, अब शांत पड़ गया। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। बाहर खड़े विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांच की दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। वह अपने बेटे का सिर कटवाने जा रहा था, सिर्फ एक बिजली के तार की वजह से। अगर राजू ने वह झटका अपने ऊपर न लिया होता तो आज। राजू अभी भी फर्श पर पड़ा था। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। करंट तगड़ा था। सिंघानिया साहब दरवाजा खोलकर अंदर आए। उन्होंने राजू को नहीं उठाया, बल्कि उसके जले हुए हाथ को चूम लिया। डॉक्टर, सिंघानिया साहब ने दहाड़ कर कहा, मेरे पोते को बाद में देखना, पहले मेरे इस बेटे का इलाज करो। डॉ खुराना, जो अब तक दुनिया के सबसे काबिल डॉक्टर होने का दंभ भर रहे थे, अब एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनकी करोड़ों की मशीनें और विदेशी ज्ञान एक नंगे पैर वाले लड़के की समझ के सामने बौने साबित हो गए थे। उन्होंने चुपचाप आकर राजू की नब्ज जांची। कुछ घंटों बाद आर्यन खतरे से बाहर था। राजू के हाथ पर पट्टी बंधी थी और वह जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर लेटा था। सिंघानिया साहब उसके पास बैठे थे, लेकिन विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। वह अंदर नहीं आ पा रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के इतने भारी पहाड़ थे कि वह उन्हें उठा नहीं पा रहा था। वह उस लड़के से नजरें कैसे मिलाए जिसे उसने कुछ देर पहले अनपढ़ गंवार कहा था और जिसने अपनी जान पर खेलकर उसके बेटे को बचाया था। राजू ने विक्रम को देख लिया। उसने लेटे लेटे ही हाथ जोड़ने की कोशिश की। छोटे मालिक, आर्यन बाबा ठीक हैं? विक्रम धीरे धीरे चलकर पास आया। वह राजू के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। एक करोड़पति बाप एक नौकर के सामने। मुझे माफ कर दे राजू। विक्रम की आवाज टूट गई। मैं अंधा था। मेरी दौलत और मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। तूने आज मुझे सिखा दिया कि बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, बड़ा वो होता है जिसके पास देने के लिए जान है। राजू मुस्कुराया। मालिक, बापू कहते हैं तार चाहे सोने का हो या तांबे का, अगर उसमें करंट ऊर्जा नहीं है तो वह बेकार है। आज आपके प्यार के करंट ने ही बाबा को बचाया है। अगले दिन के अखबारों में फिर से राजू की तस्वीर नहीं थी। सिंघानिया परिवार ने इस बात को दबा दिया ताकि अस्पताल की बदनामी न हो, लेकिन अस्पताल के गलियारों में नर्सों और वार्ड बॉय के बीच एक ही नाम गूंज रहा था, राजू। वे उसे बिना डिग्री वाला डॉक्टर कहने लगे थे। लेकिन यह घटना राजू के जीवन में एक और मोड़ लाने वाली थी। डॉ खुराना, जो अपनी हार से बौखलाए हुए थे, वे इसे अपनी तौहीन मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी साख खतरे में है। वे चुप नहीं बैठने वाले थे। वे एक ऐसा जाल बुनने वाले थे जिसमें राजू की यह देसी बुद्धि शायद उसे ही फंसा दे। और उधर राजू को यह महसूस होने लगा था कि अब सिर्फ मशीनों को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसे इन बड़े लोगों की दुनिया में टिकना है और औरों की मदद करनी है, तो उसे इनकी भाषा, इनका विज्ञान सीखना ही होगा। कहा जाता है कि जब सूरज बहुत तेज चमकता है तो छाया भी उतनी ही गहरी बनती है। राजू की शोहरत का सूरज जितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, डॉ
खुराना की ईर्ष्या की छाया उतनी ही काली होती जा रही थी। अस्पताल की उस घटना के 2 दिन बाद राजू अभी भी अस्पताल के जनरल वार्ड में था। उसका हाथ ठीक हो रहा था। उसे आज छुट्टी मिलने वाली थी। विक्रम खुद उसे लेने आने वाला था। वार्ड में नर्सें उसे मिठाई खिला रही थीं। छपरासी उसे झुककर सलाम कर रहे थे। उस छोटे से वार्ड में खुशियों का मेला लगा था। लेकिन अस्पताल के सबसे ऊपर वाले कमरे में खुराना की केबिन में माहौल मातम जैसा था। उनकी मेज पर इस्तीफा देने का पत्र रखा था जिसे अस्पताल के बोर्ड ने मांगा था। उनकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी। एक अनपढ़ लड़के ने उन्हें गलत साबित कर दिया था और यह बात उनके अहंकारी दिल को नासूर की तरह चुभ रही थी। नहीं, खुराना ने कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। वह लड़का कोई हीरो नहीं है, वह एक खतरा है। उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। यह नंबर उनके एक पुराने दोस्त का था जो पुलिस कमिश्नर था। हेलो, मुझे एक F.I.R. दर्ज करवानी है। खुराना की आंखों में शैतानी चमक थी, लापरवाही और जानलेवा हमले की। एक झोला छाप के खिलाफ जिसने ICU में घुसकर मरीज की जान खतरे में डाली। कानून अंधा होता है और सबूत गूंगे होते हैं। दोपहर के 2 बजे थे। राजू अपना छोटा सा थैला तैयार कर रहा था, तभी वार्ड का दरवाजा धड़ाम से खुला। खाकी वर्दी में 4 पुलिस वाले अंदर आए। उनके जूतों की आवाज ने वार्ड की हंसी खुशी को एक पल में सन्नाटे में बदल दिया। राजू कौन है? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। राजू सहम गया। जी, मैं। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने राजू के सही सलामत हाथ में हथकड़ी पहना दी। लोहे की ठंडक ने राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। साहब, मैंने क्या किया है? राजू की आवाज कांप रही थी। वह थाने जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का दिया। डॉक्टर का काम करने चले थे। बिना डिग्री के इलाज करना जुर्म है। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास का चार्ज है। नर्सें चिल्लाईं, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने तो जान बचाई है। लेकिन पुलिस वालों ने किसी की नहीं सुनी। वे राजू को घसीटते हुए ले गए। राजू मुड़ मुड़ कर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने तो वही किया जो सही था, फिर यह सजा क्यों? जब विक्रम अस्पताल पहुंचा तो बिस्तर खाली था। पता चलते ही वह सीधे थाने दौड़ा। हवालात का फर्श ठंडा और गंदा था। राजू एक कोने में घुटनों में सिर दिए बैठा था। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। उसे अपने बापू की याद आ रही थी, जो हमेशा कहते थे, बेटा, हम छोटे लोग हैं, हमें सिर्फ झुकना आता है, तन कर खड़े होना हमारे नसीब में नहीं। शायद बापू सही थे। उसने अपनी औकात से बाहर उड़ने की कोशिश की और दुनिया ने उसके पंख काट दिए। तभी बाहर शोर हुआ। थानेदार अपनी कुर्सी से हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। सामने विजयपत सिंघानिया खड़े थे। उनके पीछे शहर के सबसे बड़े वकील और खुद विक्रम था, इंस्पेक्टर। सिंघानिया साहब की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? इंस्पेक्टर पसीना पोंछने लगा। सर, खुराना ने लिखित शिकायत दी है। कानून कहता है कि कोई भी बिना मेडिकल लाइसेंस के ICU में किसी उपकरण से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उस लड़के ने मरीज को छुआ, मशीनें बंद की। यह गैर कानूनी है। हम मजबूर हैं। सिंघानिया साहब ने वकील की तरफ देखा। वकील ने फाइल आगे बढ़ाई। यह रही जमानत की अर्जी। और सुनिए इंस्पेक्टर, अगर उस लड़के को एक खरोंच भी आई तो मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। कानूनी दांव पेच चले, पैसा और पावर बोला। आधे घंटे बाद राजू को छोड़ दिया गया। लेकिन जब राजू बाहर आया तो वह खुश नहीं था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। गाड़ी में पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। हवेली पहुंचकर राजू अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन सिंघानिया साहब ने उसे रोका। रुको राजू, इन बात का रॉन्ग। वे उसे लेकर अपनी लाइब्रेरी में गए। विक्रम भी साथ था। सिंघानिया साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए और राजू को सामने खड़ा किया। कैसा लग रहा है? उन्होंने पूछा। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। मालिक, मैंने चोरी नहीं की, मैंने जान बचाई थी। फिर मुझे हथकड़ी क्यों लगी? क्या गरीब होना गुनाह है या अनपढ़ होना गुनाह है? सिंघानिया साहब ने गहरी सांस ली। राजू, दुनिया सच से नहीं सबूत से चलती है, हुनर से नहीं कागज से चलती है। खुराना गलत थे, लेकिन उनके पास एक ढाल थी, उनकी डिग्री। तुम सही थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई ढाल नहीं थी। आज मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल कोई और आएगा। कब तक छुपोगे? राजू चुप रहा। महाभारत में एकलव्य की कहानी सुनी है? सिंघानिया साहब ने पूछा।
वह अर्जुन से बेहतर धनुर्धर था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि एकलव्य के पास राजघराने की मुहर नहीं थी। आज का समाज भी वही है, यह तुमसे तुम्हारा अंगूठा मांग लेगा। राजू ने सिर उठाया। तो मैं क्या करूं मालिक? क्या अपना हुनर छोड़ दूं? वापस चाय बेचूं? नहीं। सिंघानिया साहब खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अब तुम एकलव्य नहीं बनोगे, अब तुम अर्जुन बनोगे। तुम्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों हासिल करने होंगे। तुम्हें वो कागज का टुकड़ा हासिल करना होगा जिसके आगे दुनिया को दोना तुम्हें लगा झुकती है। उन्होंने मेज से एक लिफाफा उठाया और राजू की तरफ बढ़ाया। यह क्या है? राजू ने पूछा। यह जर्मनी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म है, सिंघानिया साहब ने कहा। मैंने बात कर ली है, वे तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेंगे। मैंने उन्हें मिल का वीडियो और अस्पताल की रिपोर्ट भेजी थी। वे तुम्हारे हुनर को सलाम करते हैं। वे तुम्हें स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं। जर्मनी? राजू का दिमाग सुन्न हो गया। रामनगर की गलियों से सीधे जर्मनी? लेकिन मालिक, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे तो ठीक से हिंदी लिखना भी नहीं आता। मैं वहां कैसे? मैं पोटर, हिंदी, रूपे, केज, हारी, मोड़ी, केज, हारी, सेल, 1K। विक्रम आगे आया। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा। भाषा तो जुबान से निकलती है राजू, लेकिन ज्ञान दिमाग से निकलता है, और तुम्हारा दिमाग किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है। तुम जाओ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना वक्त लगे लगाओ, लेकिन जब लौटो तो हाथ में वह कागज लेकर लौटना, ताकि कोई खुराना दोबारा तुम्हें हथकड़ी पहनाने की जुर्रत न कर सके। राजू ने कांपते हाथों से वह लिफाफा लिया। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, यह उसकी आजादी का परवाना था। यह उस व्यवस्था के मुंह पर तमाचा था जिसने उसे आज जेल में डाला था। मैं जाऊंगा, राजू ने दृढ़ता से कहा। मैं सीखूंगा। मैं उनकी भाषा, उनका विज्ञान, उनका गणित सब सीखूंगा, और एक दिन मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कभी किसी गरीब को धोखा न दे। विदाई का दिन। राजू ने अपने पुराने कपड़े नहीं पहने। उसने एक साफ शर्ट और पैंट पहनी थी जो विक्रम ने उसे दी थी, लेकिन उसके पैर में अभी भी वही पुरानी चप्पल थी। यह क्यों? विक्रम ने पूछा, नई जूतों की जोड़ी की तरफ इशारा करते हुए। ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आया हूं, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। जमीन से जुड़े रहने के लिए नंगे पैर रहना जरूरी नहीं, बस याद रखना जरूरी है कि जमीन कहां है। सिंघानिया साहब ने उसे गले लगाया। जाओ बेटे, दुनिया जीतने के लिए। राजू गाड़ी में बैठा। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रामनगर पीछे छूट रहा था। उसकी चाय की टप्परी, वह पुरानी मिल, वह अस्पताल, सब धुंधले हो रहे थे। हवाई जहाज की खिड़की से जब उसने बादलों को देखा तो उसे लगा कि वह अपने बापू को देख रहा है। बापू मुस्कुरा रहे थे। उड़ जा बेटा, आसमान तेरा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। 10 साल बीत गए। रामनगर अब बदल चुका था। छोटी सड़कें चौड़ी हो गई थीं, मिल अब और बड़ी हो गई थीं, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, लोगों की उम्मीद। एक दिन शहर में एक खबर आग की तरह फैली। सरकार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी, भविष्य की ऊर्जा, और इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आ रहा था। कोई ऐसा जिसने अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया था। शहर के टाउन हॉल में स्वागत समारोह था। मंच पर बड़े बड़े मंत्री और बूढ़े हो चुके डॉ खुराना, जो अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन इज्जत की भूख अभी भी थी, बैठे थे। माइक पर घोषणा हुई, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए डॉ.R.K. राव का। एक लंबी काली चमचमाती गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला। एक नौजवान बाहर निकला। सूट एकदम फिट, चाल में चीते जैसी फुर्ती और आंखों में वही पुराना गहरा ठहराव। उसने काला चश्मा उतारा। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन अंदाज बदल चुका था। वह मंच की सीढ़ियां चढ़ा। डॉ खुराना उसे पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा यह कोई विदेशी वैज्ञानिक है। वे माला लेकर आगे बढ़े। नौजवान ने झुककर माला स्वीकार की और फिर डॉ खुराना के पैर छुए। डॉ खुराना चौंक गए। आप कौन? नौजवान ने माइक संभाला। पूरी भीड़ शांत थी। उसने हिंदी में बोलना शुरू किया, वही शुद्ध सरल हिंदी। 10 साल पहले उसकी आवाज गूंजी। इसी शहर के एक थाने में एक अनपढ़ लड़के को हथकड़ी पहनाई गई थी। उसका कसूर सिर्फ यह था कि उसके पास डिग्री नहीं थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रम और बूढ़े सिंघानिया साहब, जो पहली कतार में बैठे थे, कि आंखों में आंसू आ गए। नौजवान ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। पुराना
पीला पड़ चुका कागज, वह F.IR की कॉपी, और दूसरे हाथ में अपनी PhD की डिग्री दिखाई। आज मेरे पास यह कागज है, उसने कहा, लेकिन मैं आज भी वही राजू हूं। बस फर्क इतना है कि अब मैं ताले तोड़ता नहीं, ताले बनाता हूं, और आज मैं यहां एक वादा पूरा करने आया हूं। उसने भीड़ की तरफ देखा। मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो किसी गरीब को धोखा ना दे। आज मैं रामनगर को भारत का पहला फ्री एनर्जी प्लांट, मुफ्त बिजली घर समर्पित करता हूं। आज के बाद इस शहर के किसी भी किसान को, किसी भी मिल को और किसी भी अस्पताल को बिजली के जाने का डर नहीं होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान फट पड़ा। डॉ खुराना का चेहरा देखने लायक था। उन्हें अब याद आया, यह वही चाय वाला था, वही राजू। राजू मंच से नीचे उतरा और सीधे अपने बूढ़े बापू के पास गया, जो भीड़ में सबसे पीछे एक कोने में खड़े थे। बापू अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, आंखों से कम दिखता था। राजू ने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। बापू, उसने कहा, अब कोई आपको कबाड़ी नहीं कहेगा, आप एक वैज्ञानिक के पिता हैं। बापू ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने तो लोहे को सोना बना दिया। अंत में राजू अपनी पुरानी चाय की टपरी पर गया। दुकान बंद पड़ी थी, धूल जमी थी। उसने ताला खोला, अंदर वही पुरानी केतली रखी थी। उसने केतली उठाई, उसे साफ किया और एक कप चाय बनाई। उसने एक घूंट भरा, स्वाद वही था, मिट्टी का, मेहनत का और जीत का। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा, वो दहाड़ेगा, लेकिन संस्कार वो जड़ें हैं जो उसे आंधी में भी गिरने नहीं देंगी।